यूएस और ईरान के बीच में 19 जून को बड़ी डील हो जाएगी, वो डील जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व इस डील के ही बेसिस पर होंगी। अब ये डील किस हद तक कौन से देश के फेवर में जाती है, ये बड़ा सवाल है, और इससे कमोडिटीज मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट का असर सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर नहीं पड़ता बल्कि भारतीय इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर है, और हमारे और आपके पोर्टफोलियोज पर भी बड़ा असर है, सोने और चांदी की तरफ अगर देखें तो फिलहाल सवाल कई हैं इस डील को लेकर के भी और कमोडिटी मार्केट पर इसके असर को लेकर के भी, और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी मौजूद हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। अजय सर, सबसे पहला सवाल तो क्रूड को लेकर के, $83 प्रति बैरल के नीचे आ गया है क्रूड इस समय, लेकिन राहत कितनी बड़ी है और कितने दिन तक जारी रहने वाली है? ये जो डील है जो 19 जून को साइन होने वाली है, उस डील को साइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का मूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्रूड की जो राहत आई है ये कितने दिन तक जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमा मुझे बुलाने के लिए। देखिए, बिल्कुल जो मूड है वो डोनाल्ड ट्रंप का इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले 3.5 महीने में हमने देखा कि 10 से 12 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पूरे ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, मैंने डील कर दी है, बट अब तक हमने कभी भी ऐसा होते हुए देखा नहीं है। बट हाँ, इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि कच्चे तेल में कल हमने 6% की गिरावट देखी, जो विक्स 21 पे था वो गिरकर 16.5 पे पहुंच चुका है। बट अभी भी थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 99-50 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। 19 तारीख बहुत दूर है, और आज सुबह का जो स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने पिछले 3.5 महीने में देखा जब जब यूएस और ईरान की बैठक होनी है, इजराइल कहीं ना कहीं लेबनान पे हमला कर देता है, और उसी के चलते ये जो बैठक है ये क्रीज आउट हो जाती है। तो इस बार भी ऐसा है कि इजराइल ने कहा है कि हमें बाईपास किया गया, हमें इग्नोर किया गया है। तो क्रॉस फिंगर, यस, अभी सीज फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो वॉर प्रीमियम था कच्चे तेल में वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया, और ब्रेंट 80-85 के जोन में फिर से आता हुआ दिखाई दिया। धन्यवाद सर, कितना नीचे जाएगा एक्सपेक्ट करें, वापस वो पुराने वाले लेवल, या फिर अभी 80 के नीचे जाना मुश्किल लग रहा है क्रूड का? जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई डोंट एक्सपेक्ट कि जो हमने 60-65 के भाव देखे थे साल के शुरुआत, वो वापस आते हुए नहीं दिखते। उसके 3-4 कारण है। सबसे पहले आप समझिए कि ये लड़ाई में सप्लाई तो हमारे पास भरपूर थी, बट कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकल इशू की वजह से हमने प्राइसेस में गेन देखा है। 2022 में भी जब हम एनर्जी क्राइसिस देख रहे थे तब ब्लैक सी एरिया में रशिया यूक्रेन लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी प्राइसेस में गिरावट जरूर आ जाएगी, बट ये $78-77 ब्रेंट उसके नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हुए, डैमेज हुए, उसको रीइंस्टेट करने में कम से कम 4 से 6 महीने लगने हैं। तो मुझे लगता है यस, अभी भाव 77-78 के नीचे नहीं जाएंगे, बट हाँ, नवंबर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते हम 75 से 70 के बीच में हम मतलब क्लोजर टू 70-72 पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 60-62 वाली कहानी थी वो इमीडिएटली आती हुई नहीं दिखाई देती। नवंबर दिसंबर तक 70 का एवरेज मिलना चाहिए। 70 का एवरेज भी सर अगर आपकी तरफ से आ रहा है तो बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं इस समय की, अगर क्रूड 70 पे हो जाता है तो बहुत बड़ा असर, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन का डर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। लेकिन अब इन्फ्लेशन की क्या पिक्चर नजर आ रही है सर आगे सामने, और बेसिकली कमोडिटीज के ऊपर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स से लेकर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तक, गोल्ड, सिल्वर, सब जितनी भी कमोडिटीज है, सबने जश्न तो मनाया, लेकिन पिक्चर कैसी पेंट हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कोई बटन नहीं है, बटन दबाते ही हम इसको नीचे आते हुए देखेंगे। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो, 2 साल से फेड कोशिश कर रहा था कि इन्फ्लेशन 2% तक आ जाए। उसके लिए कच्चे तेल का प्रोडक्शन यूएस ने भी काफी बढ़ाया है और कोशिश भी की है, बट मुझे लगता है कि जो लास्ट इन्फ्लेशन के नंबर यूएस से आए हैं वो 3.8 से बढ़कर 4.2 आए हैं, और मुझे लगता है कच्चा तेल अगर 75 के ऊपर भी टिका हुआ रहता है तो इतनी जल्दी इन्फ्लेशन पे रिलीफ नहीं आएगा। हालांकि अब 17 तारीख को, मतलब कल, फेड की जो नए चेयरमैन केविन वॉश है, इनकी बैठक, यहां से हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आगे इन्फ्लेशन को लेकर फेड क्या सोचता है। बट मुझे डर है कि जिस ढंग से ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक करना स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं फेड पे भी ये प्रेशर बना हुआ है कि रेट हाइक जल्द हो। तो पहले जो प्रोबेबिलिटी 70% से 75% की थी सीएमई वॉश,
वो नो डाउट अभी घटी है कच्चे तेल की गिरावट के साथ, बट मुझे लगता है कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर रेट हाइक होती है या उसकी बात भी होती है तो ये सोने चांदी के लिए भी खराब है और बाकी कमोडिटीज के लिए भी देखना है। इसीलिए डॉलर इंडेक्स आज 99.50 पे सुस्त ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी भी क्लूज आने बाकी है 17 तारीख की बैठक से और 19 तारीख की बैठक से। वैसे मैं यूएस फेड पॉलिसी पर आपसे सवाल लेने ही वाली थी सर, आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया बखूबी कि अगर रेट हाइक होता है तो किस तरीके से कमोडिटीज पे असर आएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा, बैंक ऑफ जापान ने 31 साल के हाई पर अपना रेट हाइक किया, 31 साल बाद रेट हाइक किया है और इन्फ्लेशन के डर के कारण रेट हाइक किया है। 1% 0.75% से बढ़ाकर 1% पे कर दिया है बैंक ऑफ जापान ने। और पूरी ग्लोबल मार्केट्स ने इसको थोड़ा सा चिंता की तरफ लिया तो जरूर है। और यूएस फेड पॉलिसी पर अब जो है वो नजर बनी हुई है इस समय, जो कि 17 जून को आने वाली है। अगर रेट हाइक हो जाता है, सोने और चांदी की चाल पे किस तरीके से इंपैक्ट होगा सर? देखिए, पिछले 1.5-2 सालों में हमने जो तेजी देखी उसके सबसे बड़े कारण डी डॉलराइजेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फिर बाद में हमने देखा कि ईटीएफ या फैमिली ऑफिसेस फाइनेंशियल मार्केट बाइंग कर रहा था। लेकिन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि इंटरेस्ट रेट की कटौती हो रही है, एंड उसी के चलते हमने ये तेजी देखी थी। अब जिस ढंग से हमने पिछले 3 मीटिंग्स के अंदर पॉज होते हुए देखा, ये सोने को पसंद नहीं आया और इसी के लिए 5600 से सोना 5400 से 4800, 4800 से 4000 के करीब पहुंच गया था। तो मुझे लगता है अगर कल की बैठक में ये हॉकी स्टोन नहीं आता है, थोड़ा सा हॉकी स्टोन आता है, इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें होती है, तो मुझे लगता है कि सोने में एक बड़ा नेगेटिवनेस रहेगा। और अभी भी मुझे लगता है कि 4000 का लेवल तोड़ने पे 3450 से 3500 का लेवल मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त सोना करीबन 1,50,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। हालांकि सीज फायर की न्यूज के बाद हमने 1,52,000 53,000 तक के भाव देखे जरूर है, बट मेरा मानना 1,40,000 तक का लेवल सोना डोमेस्टिक मार्केट पे दिखाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, इंटरनेशनल में दबाव ज्यादा रहेगा, हमारे यहाँ पे कम रहेगा। उसके 2 मुख्य कारण है। पहला कारण अगर हम बात करें तो 15% की रुपए की जो गिरावट आई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 15% अगर रुपया गिरता है तो हमारे यहाँ पे सोना इंपोर्ट महंगा होता है। दूसरा है % का ड्यूटी एडजस्टमेंट, इसकी वजह से हम 25% महंगे हैं इंटरनेशनल के मुकाबले। चांदी में भी 2.5 लाख का भाव चल रहा है, मुझे लगता है 2 लाख तक के लेवल या इंटरनेशनल में $53 तक का भाव हम देख रहे हैं चांदी में भी। जी। और सर, जब सोने की बात कर रहे हैं तो जब से ये डील की अनाउंसमेंट हुई है तब से कई रिपोर्ट्स आई गोल्ड और सिल्वर को लेकर के, जिनको हमने पढ़ा। कई ग्लोबल बैंक्स एक बार फिर से 2 लाख का टारगेट देने लगे हैं सोने को लेकर के ईयर एंड तक, 2026 के एंड तक। कितना रियल लग रहा है ये टारगेट इस समय? मुझे लगता है कि देखिए, ये जनरली हम देखते हैं कि कभी भी कोई विश्वव्यापी चीजें आती है ऐसा, तो सोना 6-8 महीना मार्केट में गिरावट रहता है। उदाहरण के तौर पे 2008 देख लीजिए, फरवरी 21 तारीख को सोना $150 टच करता है और 6 महीने तक सोने में गिरावट रहती है। 2022 में भी जब रशिया यूक्रेन भिड़ते हैं तब हम देखते हैं सोना $130 टच करता है और वहां से गिरावट दिखाता है, करीबन $2100 से गिरकर $1640 का लो लगाता है। लेकिन वहां से जब तेजी बनती है तो बड़ी तेजी बनती है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि 2008 और 2022 का रेपिटेशन कंटिन्यू होगा और यहाँ पे टेम्पररी हम भाव में गिरावट आते हुए देखेंगे। लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद एक नई तेजी स्टार्ट होगी, जो अगले 3 साल में सोने और चांदी में नए हाईज या डबल होते हुए भी दिखेंगे, बट उसको समय लगेगा। बट ये ईयर एंड तक मुझे लगता है भाव में पहले जुलाई अगस्त तक गिरावट रहेगी, उसके बाद मार्केट रिकवर करता हुआ दिखेगा। जी। सर, हर बार आपसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट्स पूछते हैं, इस बार थोड़ा बेस्ट केस और वर्स्ट केस के टारगेट बता दीजिए। डील हो जाती है तो क्या होगा, और डील नहीं होती है तो सोने चांदी के लिए टारगेट्स कुछ चेंज होंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि डील होगा नहीं होगा, लेकिन मार्केट इस चीज को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर डील हो भी जाती है तब भी वो मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, वॉर प्रीमियम हम निकल चुके हैं। अगर डील नहीं होती, और वो मुझे लगता है ज्यादा चांसेस है, बिकॉज देखिए लड़ाई हुई थी यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर को लेकर। अगर ये साइन भी हो जाता तो 60 दिन का हमारे पास विंडो ओपन होता है। इस 60 दिन के अंदर न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी की बात होगी। एक चीज मान के चलिए, ईरान ये जानता है अगर मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रन करूंगा तो यूएस कभी भी मेरे पे हमला कर सकता है, और ईरान नहीं चाहेगा वो करे काम, ठीक है। और यूएस को अगर यूरेनियम नहीं मिलता है तो ये लड़ाई किस चीज के लिए हो रही थी? तो ये दोनों मुझे लगता है खाली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ टेम्पररी ओपन करने के लिए
ये काम हो रहा है ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी या इन्फ्लेशन का जो चिंता है वो थोड़ा कम हो जाए। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जैसे रशिया यूक्रेन लंबे समय तक चल रहा था, यही डिस्कशन लंबे समय तक चलेगा। वो मार्केट इस चीज को डिस्काउंट करके चला है। तो मेरा मानना है शॉर्ट टर्म में अगर गोल्ड की बात करें तो $4,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटता है तो 3450 तक का लेवल मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में 1,40,000 से 42,000 तक के लेवल मुझे सपोर्ट में दिखते हैं। हालांकि हायर साइड की अगर हम बात करें तो 4650 इंटरनेशनल में रहेगा रजिस्टर, और हमारे यहाँ पे 1,56,500 का रहेगा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी इस वक्त 2,48,000 का भाव ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है चांदी थोड़ी गहरा सकती है गिरावट, जो नीचे में 2,10,000 तक का सपोर्ट रहेगा। इंटरनेशनल में $53 का रहेगा। जब तक चांदी $76 के ऊपर नहीं निकलती है इंटरनेशनल में, या डोमेस्टिक मार्केट में 2,64,000 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हमें लगता है कि मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहना चाहिए अगले 1.5-2 महीना। अजय केडिया अभी भी चांदी को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं गोल्ड के मुकाबले सर? लॉन्ग टर्म यस, मुझे लगता है कि जो मैं आगे देख रहा हूँ फंडामेंटल डी डॉलराइजेशन, ये सब को फैक्टर, सोना भी डबल होने की ताकत रखता है अगले 3 साल में, और चांदी भी। सर आपका ये बैलेंस अप्रोच आने लगा है अब, वरना आप चांदी को लेकर के बुलिश रहते थे हमेशा ही। खैर इस समय डील होती है कि नहीं होती है ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सर अगर हम भारतीय टर्म्स में देखें, इंडियन इकोनॉमी के टर्म्स में, एक चिंता और है जो कि मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, बेसिकली मॉनसून को लेकर के काफी ज्यादा इस समय चिंता गहरा रही है। और पहले तो आरबीआई पॉलिसी में वीक मॉनसून का जिक्र किया गया था और उसको लेकर के टेंशन थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी इसको एक जो चैलेंज बताया इंडियन इकोनॉमी के लिए, वीक मॉनसून को लेकर के हाईलाइट किया है। किस लेवल तक अज्यूम करें सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इकोनॉमी के लिए अभी, और कमोडिटी मार्केट के ऊपर असर दिख रहा है वीक मॉनसून का? बिल्कुल, देखिए ये मुझे लगता है कि सुपर एल नीनो का है, और इसमें हमारा भी मानना था कि मॉनसून ऑनसेट अच्छा होगा, लेकिन अगस्त सितंबर में जाके वीक पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट आज 16 तारीख हो चुकी है और मुंबई में बारिश नदारत है। जनरली हम देखते हैं कि 20-21 मई को प्री मानसून हो जाता है और 28-29 के आसपास बरसात स्टार्ट हो जाती है। बट अब हम करीबन 18 दिन ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं है। ये दिखाता है कि सुपर एल नीनो का इम्पैक्ट क्या है। अब इस पे इकोनॉमी पे मुझे लगता है इसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा। पिछले 1.5-2 साल से हमने 3-4 चीज देखी। एक तो एफआईज का नाराज होना, मतलब जब तक टैक्सेशन के अंदर चेंजेस नहीं आएगा एफआईज नहीं आ रहा, जो इक्विटी मार्केट के लिए खराब है। दूसरा यूएस ट्रेड टेंशन जो पिछले साल से ही था, अभी भी हम हायर टैक्स ब्रैकेट में, जिसकी वजह से कोई बड़ा एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप नहीं कर पा रहा है। आज हम अगर डायमंड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी देखें वो काफी पिटा हुआ है। हाँ, उम्मीद है G7 की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप और माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेंगे तो वहां से कुछ आउटकम निकल कर आ सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो बरसात है, बिकॉज आज इंडियन इकोनॉमी रूरल इंडिया पे काफी डिपेंडेंट है। तो ये 3 चीज के चलते मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट नहीं लगता। हालांकि अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में जाने की वजह से जीडीपी आज भी हम 6% के ऊपर कंटिन्यू देख रहे हैं, जो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से काफी अच्छा है। कमिंग ऑन कमोडिटी, इसका असर अब एग्री कमोडिटी पे पड़ना स्टार्ट हो चुका है। काफी कमोडिटीज है जिनकी स्विंग होनी, जैसे हल्दी है। हल्दी में हमने देखा कि भाव में पिछले 10 दिन के अंदर अंदर 15,200 वाली हल्दी 16,800 तक पहुंच चुकी है, और उम्मीद है और ज्यादा दिखाई देगी। साथ में विंटर क्रॉप्स पे भी इसका असर पड़ेगा। तो बिल्कुल एग्री कमोडिटीज के अंदर मुझे तेजी दिखती है। जी सर, चलते चलते एक अपील की थी पीएम मोदी ने कि हो सके तो जो सोना है वो थोड़ा कम खरीदे, और उसके बाद हमने क्या देखा है ये आपसे समझना चाहती हूँ। और ये अपील अभी वैलिड रहेगी, क्योंकि इंपोर्ट बिल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए। और Q1 में मैं हालांकि नंबर बता देती हूँ, 244 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ है Q1 में जो नंबर आए हैं। तो अब तो डील हो रही है, अभी भी अपील वैलिड रहेगी? देखिए, डील हो रही है, उसका मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्पैक्ट है, वो तो होता रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आज हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट कितना पड़ता है। तो आज जैसे हम लोग कच्चा तेल, एडिबल ऑयल, सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर्स, ये सब तो इंपोर्ट करते ही हैं, बट गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो कभी भी अनप्रोडक्टिव होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए। हालांकि अभी भी मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के कॉल के बावजूद अगर हम मई के जो नंबर आए हैं उसमें 34% का इजाफा हुआ है, जो $3.4 बिलियन का है। अभी भी अगर हम मई 2025 के फिगर की बात करें तो 2.5 के मुकाबले 3.4 आना, ये दर्शाता है
कि कहीं ना कहीं गोल्ड हम बाय नहीं करते, हम कंज्यूम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गोल्ड के प्रति प्रेम है वो कंटिन्यू ही चलेगा। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ी है उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है तो जी। वो आम आदमी की जेब पे कटौती कर सकता है, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा डेफिनेटली। क्रूड सस्ता हुआ है सर, ओएमसीज के दाम घटाने की उम्मीद लग रही है? देखिए अगेन मेरा मानना है क्रूड कोई सस्ता नहीं हुआ। आप उसको $60 से $90, मतलब $30 ही तो बढ़ा है, ऐसा मत लीजिए। आप 60 से 90 जाते हैं तो 50% आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ा है। गवर्नमेंट ने इस चीज को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब भी किया है। आज भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखे तो पिछले हफ्ते $682.11 बिलियन का था, जो घट के 680 के करीब पहुंच चुका है। तो उस पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल की गिरावट है, उसका असर जरूर पड़ा है, बट दाम अभी इमीडिएटली घट जाए ऐसा मुझे नहीं दिखता। मुझे लगता है कि इनफैक्ट पेट्रोल के भाव में और 2 से 3 रुपए की तेजी जरूर आनी चाहिए। बिकॉज आज आप 30-40% अगर आपका एनर्जी बिल बढ़ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि इतनी जल्दी तो गिरावट नहीं आएगी। जी, लास्ट क्वेश्चन बोल के मैंने 3-4 सवाल तो सर आपसे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रखना है अभी? 15 से 20% का एलोकेशन बेहतर है सोने और चांदी के लिए, या कुछ बदलाव है? बिल्कुल बदलाव नहीं है, क्योंकि इंडियन आदमी अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी को कभी इसने जगह नहीं दी है। अब हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में भी एक मल्टी एसेट करके आते हैं जहां पे भी 18 से 20% ही है। मैं कमोडिटी में अभी भी बहुत एग्रेसिव हूं। मुझे लगता है कम से कम आपका 20% का एलोकेशन कमोडिटी में होना चाहिए। खाली कमोडिटी का मतलब ये नहीं है कि सोना या चांदी। आज कमोडिटी की परिभाषा चेंज है, जहां पे इंडस्ट्रियल मेटल भी है, एग्री भी, बट ट्रेडेड कमोडिटी आज हमारे पास ETF, EGR या हम बॉन्ड्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर काफी बेहतरीन है। तो अभी भी मुझे लगता है 20% का एलोकेशन करके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच अजय सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इकोनॉमी के ऊपर भी सवाल आज आपने बहुत एक्सप्लेन फॉर्म में हमें बताए हैं, और सोने चांदी में जो चल रहा है वो तो खैर आपसे समझने को मिलता ही है। थैंक यू।